लीगल रीजनिंग सेक्शन जो कि आपके सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो ये है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये क्लैट 2021 में पूछा गया है ये पर्टिकुलर पैसेज। एनी अग्रीमेंट जो लिमिट करे कि आप कितने टाइम में कोर्ट जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं वैभव प्रकाश, आपका होस्ट एंड दोस्त इस सेशन के लिए, जहां पे हम रोज प्रैक्टिस करते हैं लीगल रीजनिंग सेक्शन जो कि आपके सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस को, और ये हम करते हैं रोज शाम को 7 बजे। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस की। बट बिफोर वी बिगिन, हमारे टेलीग्राम पे और हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर से जुड़िए और जल्दी से जुड़िए, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे अपडेट्स और प्रैक्टिस मटेरियल्स जो है वो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। और डू नॉट फॉरगेट कि आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम दोनों पे जो है वो जुड़ सकते हैं। एंड आपको मेरा हैंडल जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की। और जैसा कि मैं हर बार करता हूं, आई विल गिव यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम ताकि आप इस पैसेज को पढ़ सकें और इसके प्रिंसिपल्स को समझ सकें। एंड उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पर्टिकुलर पैसेज। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑलराइट गाइस, चलो तो शुरुआत करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। बहुत डिफिकल्ट पैसेज बिल्कुल भी नहीं है। सो ये है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगेन इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। इसका क्लासिफिकेशन जो है, एक तो ये इजी है, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। ये क्लैट 2021 में पूछा गया है ये पर्टिकुलर पैसेज। ऑलराइट, एंड ये है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ओके, सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इट्स अ वेरी इजी पैसेज, एंड ये क्लैट 2021 में आपसे पूछा गया है। सो व्हाट इज दिस पैसेज टॉकिंग अबाउट, इसको जल्दी से समझ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। सो देखो, बेसिकली ये पैसेज जो है वो हमको ये कह रहा है कि सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात कर रहा है। सो सेक्शन 28 क्या बोलता है? सेक्शन 28 कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट अगर लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेंट कर रहा है, रोक रहा है, अगर कोई अग्रीमेंट किसी एक पार्टी को लीगल प्रोसीडिंग्स में या कोर्ट जाने से रोकता है, तो ऐसे अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं, इनकी वैलिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। दे विल हैव जीरो वैल्यू इन द आईज ऑफ द लॉ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट सेक्शन 28 इज टॉकिंग अबाउट। तो वही कह रहा है, पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो आप अग्रीमेंट करके ये नहीं कह सकते, अगर मान लो कि किसी एक्स कोर्ट के पास पावर है कि सिविल डिस्प्यूट हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट हुआ, तो उस कोर्ट में जाएगा,
तो आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करके ये नहीं कह सकते कि XYZ कोर्ट के पास ये मैटर नहीं जाएगा, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। उसके बाद लेकिन दूसरा एक इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लेते हैं कि देयर आर 5 कोर्ट्स जिसके पास की ज्यूरिसडिक्शन है, उन 5 कोर्ट में से आप और मैं चूज कर सकते हैं कि हम पहले वाले कोर्ट में जाएंगे और बाकी 4 कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच इज लाइक अलाउड कि अगर मल्टीपल कोर्ट्स के पास पावर है, ज्यूरिसडिक्शन है टू लिसन टू योर डिस्प्यूट, तो ऐसे केसेस में हम वो 5 कोर्ट के पास में से, वो 5 कोर्ट में से किसी एक कोर्ट को चूज कर सकते हैं कि हम दोनों को कहां पे जाके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो वैलिड होंगे। अब लेकिन सेक्शन 28 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 28 जो है वो 2 एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। एक कह रहा है कि अग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन्स पर्सन फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट। अगर कोई अग्रीमेंट है, जैसे अग्रीमेंट बिटवीन मी एंड यू है, और मैं बोलता हूं कि मेरे और आपके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो जाता है तो आप कोर्ट नहीं जाओगे, ठीक है, तो ये अग्रीमेंट वॉइड है, ये गलत है, ये मैं नहीं कह सकता, मैं आपको रोक नहीं सकता कोर्ट जाने से, वो आपका अधिकार है। दूसरा, अगर मैं अग्रीमेंट से लिमिट कर दे रहा हूं आपका टाइम कि आप कब तक कोर्ट जा सकते हो, तो या मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोर्ट मत जाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्प्यूट होता है तो आप 10 दिन के अंदर ही कोर्ट जा सकते हो, 11वें दिन के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते, 11वें दिन से आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये कहना भी गलत है, ठीक है। सो ये भी वॉइड होगा, ये भी वॉइड है, ये भी वॉइड है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि अग्रीमेंट विच एग्जेम्प्ट्स अ पार्टी फ्रॉम लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसा अग्रीमेंट जो कि मुझे एग्जेम्प्ट कर देता है मेरी लायबिलिटी से। तो मान लो अगर हम ये कहते हैं कि आपके और मेरे अग्रीमेंट होती है और मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने तोड़ दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने फुलफिल नहीं किया अपना ऑब्लिगेशन, तो मेरी जिम्मेदारी 0 होगी। तो ऐसे भी जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो भी वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि दैट इज, इसका इफेक्ट क्या है कि मैं आपका राइट ले ले रहा हूं, मैं आपके साथ गलत भी कर रहा हूं और आपको कोई अधिकार भी नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों एस्पेक्ट इज व्हाट सेक्शन 28 इज टॉकिंग अबाउट इन दिस ए एंड बी सब पार्ट, ठीक है। उसके बाद पार्टीज कैन नॉट बाय अग्रीमेंट कन्फर ज्यूरिसडिक्शन ऑन अ कोर्ट विच लैक्स ज्यूरिसडिक्शन, कि मतलब अब किसी कोर्ट के पास, लाइक फॉर एग्जांपल आप और मैं है गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में है, हमारा जो डिस्प्यूट हुआ वो हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। लेकिन अब आप और मैं बोले कि एक काम करते हैं जी, हम ना जाते हैं और बॉम्बे मुंबई के सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन दे देते हैं, हम लोग वहां जाके केस लड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई के पास पावर ही नहीं है, वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है, जो डिस्प्यूट हुई वो यहां पे हुई, गुरुग्राम में हुई, तो गुरुग्राम के कोर्ट के पास होना चाहिए। सो अब मैं ये नहीं कह सकता, तो दिस इज लाइक व्हाट, ये ऊपर वाली बात हो गई कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के, हम गुरुग्राम के कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को हटा रहे, एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते। अब जब हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते तो हम किसी और कोर्ट को ये पावर भी नहीं ग्रांट कर सकते, ये दे नहीं सकते कि एसेंशियली आप हमारा मैटर जो है सुन लो। इसी को, इस पूरे प्रोसेस को ना कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग इज नॉट अलाउड, कि हमको किस जगह पे, फोरम शॉपिंग का मतलब होता है कि आप अपने बेंच को या कोर्ट को चूज करो कि मेरे को किधर जाना है, मैं किस कोर्ट में जाके अपना केस लड़ूं, ये नहीं, ये अलाउड नहीं है। दैट इज व्हाट सेक्शन 28 इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन फिर लास्ट में वही वाली बात आ गई, रिपीटिशन जो ऊपर में हम पढ़े थे, कि अगर मल्टीपल कोर्ट्स के पास पावर है, तो ऐसे गुरुग्राम के पास पावर है, मुंबई के पास पावर है, चेन्नई के पास पावर है, दिल्ली कोर्ट के पास पावर है, तो इन 4 के पास अगर पावर है हमारे डिस्प्यूट को सुनने का, तो आप और मैं डिसाइड कर सकते हैं म्यूचुअली कि भाई ठीक है, काम करते हैं जी, हम मुंबई चले जाते हैं, मुंबई में लड़ लेते हैं। सो दैट इज अलाउड, बट प्रोवाइडेड ऑल द 4 हैज द पावर टू लिसन टू आवर डिस्प्यूट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, राइट। तो आइए चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दे दूं टाइम, ताकि आप इसको पढ़ के सॉल्व करो खुद से, और आपका समय जो है वो है 1 मिनट का, शुरू होता है अब।
चलो, तो बेसिकली इसमें व्हाट इज हैपनिंग, तो यहां पे कह रहा है कि ए और बी जो है इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कुछ सेल को लेके, कुछ सेल ऑफ गुड्स को लेके, ठीक है। अब ये मुंबई में भी हुआ, ये मुंबई में भी हुआ और पार्टली दिल्ली में हुआ। तो आइडियली देखा जाए तो जो भी डिस्प्यूट होगा वो या तो आप मुंबई में लेके जाओ या दिल्ली में लेके जाओ। दीज आर द टू प्लेसेस जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि जो आपका डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल हो रहा है। तो एसेंशियली देखा जाए तो जो आपका डिस्प्यूट या कोर्ट जाने का जो आपका एरिया है वो या तो मुंबई होना चाहिए या दिल्ली होना चाहिए। इनने क्या किया, इनने एक तीसरा कोलकाता का कोर्ट जो है उसको डिसाइड कर लिया। इसी को कहते हैं ना फोरम शॉपिंग, कि भाई आपने एकदम थर्ड रैंडम कोई जगह पे ले लिया, इसके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है। क्यों ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्यों पावर नहीं है इस कोर्ट के पास? इस कोर्ट के पास इसलिए पावर नहीं है क्योंकि उसके एरिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा बिजनेस जो है वो मुंबई और दिल्ली में हो रहा है, कोलकाता का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ये जो कोलकाता का आपने किया ये हो गया गलत, ठीक है। ये हो गई फोरम शॉपिंग। आप अग्रीमेंट जो है इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कर रहे हो। तो अब यहां पे आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द क्लॉज रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये सही है। इज नॉट, ये तो हटा दो। इज वैलिड एज ए एंड बी हैव म्यूचुअली अग्रीड टू द सेम, देखो वैलिड है, नहीं हो सकता, इट इज नॉट वैलिड, करेक्ट। तो ये सी भी एलिमिनेट हो गया। क्लॉज रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज वैलिड, देखो ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि है तो इट्स नॉट वैलिड ना। आप अग्रीमेंट करके कोई एक मतलब कोई एक कोर्ट को पावर नहीं दे सकते जिसके पास पावर नहीं है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन हियर। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज ऑप्शन ए एंड दैट इज व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो गाइस, सो ये बहुत ही सिंपल है। दो कोर्ट्स हैं जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, एक है चेन्नई और एक है बेंगलुरु, एंड दोनों कोर्ट के पास पावर है आपके डिस्प्यूट को सुनने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो कोर्ट के पास पावर है, मल्टीपल कोर्ट्स के पास पावर है मेरे डिस्प्यूट को सुनने का, तो हम लोग दोनों जो है मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि किसके पास जाना चाहिए। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड हियर। तो इनने डिसाइड किया कि कोर्ट्स इन चेन्नई जो है उसके पास जाया जाएगा, क्योंकि चेन्नई के पास तो है एनी विच पे पावर है ही है। सो ये जो है इनका जो एक्शन है ये वैलिड है, ठीक है, क्योंकि चेन्नई में भी ट्रांजैक्शन हो रहा था और बेंगलुरु में भी ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो दोनों जगह पे अगर बिजनेस हो रहा है तो दोनों जगह के कोर्ट्स के पास पावर है आपके डिस्प्यूट को सुनने का। तो क्योंकि दो में से मेरे को एक चुनना है तो दोनों ने मिलके चेन्नई चुन लिया, विच इज फाइन। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी कि आप चूज कर सकते थे दिल्ली या मुंबई के बीच में, लेकिन आपने क्या चूज किया? आपने चूज किया कोलकाता, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था। सो यू वर गिविंग पावर टू अ कोर्ट विच हैड नो पावर एट ऑल, राइट। वो आप नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन चूज बिटवीन टू कोर्ट्स विच हैज पावर। सो हियर दे चोज चेन्नई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द क्लॉज रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज वॉइड, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो वैलिड है। क्लॉज रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, नहीं, ये बिल्कुल भी रिस्ट्रेंट नहीं कर रहा। इज वैलिड एज ए एंड बी हैव म्यूचुअली अग्रीड टू द सेम, देखो ये सही हो सकता है क्योंकि ये वैलिड कह रहा है।
is valid as courts in Chennai have jurisdiction to decide the dispute. अब देखो A and B तो हमने एलिमिनेट कर दिया, अब यहां पे आता है कि how do I choose between C and D. देखो the correct answer between C and D would be D. Why? Because D is more appropriate when it comes to assessing the entire principle of law. Just because हम दोनों ने म्यूचुअली अग्री किया है इसलिए सही नहीं है, ठीक है, वो इसलिए सही है क्योंकि उनके पास चेन्नई के पास जो है वो ज्यूरिसडिक्शन था और इसीलिए हम उसको चूज कर सकते थे. सी कह रहा है कि क्योंकि हम दोनों ने म्यूचुअली चूज कर लिया इसीलिए वो वैलिड है. नहीं, इसीलिए वो वैलिड नहीं है. चूज तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो क्या वो वैलिड हुआ था? नहीं हुआ था. वो वैलिड इसलिए है क्योंकि चेन्नई के कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन थी टू डिसाइड, एंड इसलिए हमने जो डिसीजन लिया म्यूचुअली वो सही बैठा. इसीलिए डी इज अ बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू सी. तो इसीलिए इसका आंसर जो है आपका डी आएगा. चलिए, नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन. लेट अस सॉल्व दिस क्विकली. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलो गाइज, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है. इसमें आई एम श्योर आप सबका आंसर जो है वो सही आया होगा. क्यों? क्योंकि देखो यहां पे कह रहा है कि देयर इज अ क्लॉज इन द अग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स कि इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी नीदर ऑफ देम कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर ए और बी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो दोनों में से कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता है. तो टोटल रिस्ट्रेंट हो गया ना. आप एक दूसरे को रोक ही दे रहे हो कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते. ये गलत है, ये वैलिड नहीं है, ये रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग है. ठीक है, तो इज दिस वैलिड? इट इज नॉट वैलिड. तो इज वैलिड और इज वैलिड पहले तो सी और डी एलिमिनेट कर दो. करेक्ट. अब बच रहा है ऑप्शन ए और बी के बीच में चूज करना. सो नाउ ए इज टॉकिंग अबाउट दैट इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि यही पैसेज हम लोगों ने पढ़ा था. बी कह रहा है इज नॉट वैलिड एज द क्लॉज इज वेग एंड एम्बिगुअस. इसमें वेग और एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, कुछ सर्टन नहीं है, डाउट्स है उसमें. तो दैट इज वेग एंड एम्बिगुअस. ठीक है, लेकिन यहां पे वेग और एम्बिगुअस कुछ है नहीं. क्लियरली बोल दिया कि दोनों ही जो है वो कोर्ट जा ही नहीं सकते. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप रोक रहे हो दोनों पार्टीज को कंप्लीटली कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स, आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं जा सकते. बी एलिमिनेट हुआ, आंसर मेरा ए बना. ठीक है, सो वेरी सिंपल. चलो, नाउ वी कम टू द फोर्थ वन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलो, all right, let us have a look at this particular question. Before I
डिस्कस दिस क्वेश्चन। एक बार ना थोड़ा आगे चलते हैं एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, लेट मी क्विकली गो हियर और यहां पे आओ, ये वाला पॉइंट। अग्रीमेंट्स जो लिमिट करते हैं आपके टाइम को कि आप कोर्ट जा सकते हो, ऐसे अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं वॉइड। सो एनी अग्रीमेंट जो लिमिट करे कि आप कितने टाइम में कोर्ट जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। क्लियर है? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। नाउ इस केस में क्या हो रहा है, पहले बोल रहा है कि क्लॉज 6 ऑफ द अग्रीमेंट जो है वो इज कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है बिटवीन ए एंड बी विद इन 6 मंथ्स। सो क्लॉज 6 जो है वो भी टाइम लिमिट दे रहा है। क्लॉज 7 जो है वो तो बोल रहा है कि उसके बाद फिर चेन्नई ही चले जाओ। तो क्लॉज 6 के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्लॉज 6 के साथ प्रॉब्लम है टाइम लिमिट का, और क्लॉज 7 के साथ प्रॉब्लम है कोर्ट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, क्लॉज 7 के साथ प्रॉब्लम है कि आप ये दे दिए कि चेन्नई के जो कोर्ट्स हैं उनके पास पावर रहेगा, 7 महीने से 6 मंथ्स के बाद कोर्ट ऑफ चेन्नई के पास ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। लेकिन चेन्नई के पास बिजनेस जो हो रहा है वो अहमदाबाद और रांची में हो रहा है, उसका चेन्नई से कोई लेना देना नहीं है। तो क्लॉज 7 जो है वो वॉइड हो गया। तो क्लॉज 7 वैलिड नहीं, नहीं। ठीक है, अब उसके बाद है क्लॉज 6 इज वैलिड। लेकिन 6 क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि 6 टाइम लिमिट दे रहा है। क्लॉज 6 वैलिड है नहीं, तो बचा क्या मेरे पास? ऑप्शन डी। गेटिंग माय पॉइंट? देखो, अगर एक बार प्रिंसिपल सही से समझे ना तो उसके बाद आप बहुत आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और करेक्ट आंसर पे आ सकते हो। चलो फाइनल क्वेश्चन जो है वो देखते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है ना, ये है थोड़ा सा लाइक इसको समझो आप थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आरसी टाइप है। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पैसेज के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट मेक अ चॉइस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ये सही है, हम चॉइस मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ज्यूरिसडिक्शन चूज नहीं कर सकते। ए सही लग रहा है। पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स, ये तो खैर पैसेज में कहा ही था कि हम कोर्ट्स के सारे कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ नहीं सकते, एक्सक्लूड हटा नहीं सकते। पार्टीज कैन बाय कोर्ट कन्फर ज्यूरिसडिक्शन ऑन एनी कोर्ट, ये तो हम कर ही नहीं सकते। पार्टीज कैन बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश देयर राइट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट, हम अपने राइट को खत्म कर सकते हैं? नहीं। तो सी और डी तो हमने एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी हैव टू चूज बिटवीन ए एंड बी, दोनों ही सही है। आइडियली बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, लेकिन वर्बेटिम जो है वो कहा गया था पॉइंट बी। ठीक है, ए जो है वो हम समझे हैं, पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट मेक अ चॉइस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज समथिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज। लेकिन वर्बेटिम अगर देखा जाए टू द पॉइंट अगर देखें तो ऑप्शन बी जो है वो आपको दिया हुआ है। तो ये वाला एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा गलत होने का स्कोप जहां पे रहता है, बट ठीक है, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 4 तो हमने एकदम सही कर दिए थे, प्रोवाइडेड कि हमको सही से प्रिंसिपल समझ में आ गया हो। ठीक है, सो दिस इज अगेन and this we come to end of all the 5 questions that we wanted to do. Now एक बार आपको जल्दी से ये बता दूं कि अगर आप लॉ एंट्रेंस 2024 को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो क्लैट एग्जाम हो, एलेट हो,
या फिर महाराष्ट्र लॉ सीईटी हो, स्लैट हो, कोई भी एग्जाम हो 2024 का, अगर आप उसको कर रहे हो तो अभी आपके पास एक क्रैश कोर्स का प्रोग्राम है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो खुद को, ठीक है। एंड अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम इसका प्राइस जो है वो 7499 है, ये बाद में इंक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए इफ यू आर एनी विच वे प्रिपेयरिंग फॉर 2024 तो एनरोल फॉर स्टडी IQ का ये लॉ एंट्रेंस का प्रोग्राम, क्रैश कोर्स प्रोग्राम 2024, जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, NLU स्टूडेंट्स के साथ मेंटोरशिप, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, आपको ये सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और आप इसको कैसे ले सकते हो? आप इसको ले सकते हो बाय यूजिंग माय कोड विच इज वैभव। तो आपको बस मेरा कोड यूज करना है एंड आपको ये प्राइस, आपको ये जो कोर्स है ये आपको 7499 में जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो अगर आप अपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाह रहे हो, सारे थ्योरी को विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करना चाहते हो, तो आप हमारे इस रिकॉर्डेड कोर्स को जो है वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो एनरोल करने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल एंड आवर इंस्टाग्राम पेज, जहां पे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। और मेरा नाम है वैभव प्रकाश और मैं आपके लिए लेके आता हूं एवरी डे मंडे टू सैटरडे एट 7 PM इन द इवनिंग इस सेशन को, जहां पे कि हम लोग पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं लीगल रीजनिंग। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मुझे। एंड मजा आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अगेन मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 7 बजे। टिल देन हैप्पी प्रेपरेशंस, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।